हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज दोस्त रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे लेक्चर नंबर 18 है। इसमें वन शॉट रिवीजन 01 मतलब समझते हो ना, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना चैप्टर पढ़ा है आपको 17 वीडियोस दिए पहले। हाँ, उन 17 वीडियोस का निचोड़ है इसमें सारा एक ही वन शॉट रिवीजन में। फिर वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रिपेयर करोगे तो फिर अगले वीडियो से सम्स और न्यूमेरिकल्स आना शुरू हो जाएंगे, है ना। ये ऐसे तो समझदार बच्चे, अब जानते हो सोहम सर को, फिर भी बता देना पड़ता है यार। हाँ चलो ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करें? मिरर से करें। चलो भाई, सबसे पहले अपन पढ़े थे मिरर। मिरर में ज़्यादा रिवीजन करने जैसा नहीं, क्योंकि पहले भी मिरर पे 6-7 सम्स वगैरह डाल चुका हूँ, है ना। फिर भी बता देता हूँ। देख भाई, मिरर 3 टाइप के होते हैं तेरे पढ़ने के लिए। एक तो कॉनकेव, जो अंदर से स्मूथ है और बाहर से रफ है, ऐसा कॉनकेव मिरर। हाँ, फिर एक होता है कॉन्वेक्स, जो अंदर से रफ है और बाहर से स्मूथ है, ये कॉन्वेक्स। फिर एक होता है प्लेन मिरर, हाँ, जो पीछे से रफ और आगे से स्मूथ। ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ठीक है दोस्तों, पहले प्लेन के बारे में कुछ बता दूं। प्लेन मिरर का क्या स्पेशलिटी है? प्लेन मिरर में जैसे समझ लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इस डिस्टेंस पे है, तो उतने ही इक्वल डिस्टेंस पे अपना इमेज बनेगा इधर। हाँ, मतलब प्लेन मिरर में u और v इक्वल होते हैं, इसकी वजह से इसका मैग्निफिकेशन +1 आता है ना, -v/u, फिर v पॉजिटिव u नेगेटिव तो प्लस। हाँ अच्छा, एक और चीज़, प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो इन्फिनिट होता है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना। हाँ ठीक है दोस्त, प्लेन मिरर का छोटा सा स्टोरी था, खत्म। अब ये कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में 5-6 लोकेशंस बताए थे, कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बताया था ना। हाँ, ऐसे तो कॉनकेव में सारे इमेज रियल ही बनते हैं, सिर्फ एक जगह ऐसी है, कौन सी? F और P के बीच में, F और पोल के बीच में जो लोकेशन है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखो ना तो इमेज फिर वर्चुअल पीछे चली जाती है। हाँ, इन्फिनिट से आते आते F तक आओ तब तक कोई दिक्कत नहीं है, रियल ही इमेज बनते हैं। बताऊँ, जैसे देख, इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज F पे बनेगा, और ऑब्जेक्ट F पे है तो उसका इमेज इन्फिनिट पे बनेगा। 2 केस हो गए सॉल्व। फिर तेरा ऑब्जेक्ट C से दूर है तो इमेज C और F के बीच में बनेगा, और मान ले ऑब्जेक्ट C और F के बीच में तो इमेज C से दूर बनेगा, है ना। 4 केस सॉल्व हो गए। फिर ऑब्जेक्ट को C पर ही रखो एग्जैक्टली, तो C पर ही इमेज बनेगा, उधर ही नीचे इक्वल साइज का, है ना। हाँ, तो कॉनकेव मिरर में ये अलग अलग इमेज फॉर्मेशन के आइडियाज थे, जो 10th क्लास में भी आपने पढ़े हैं, 12th में भी मैंने पहले 1, 2, 3 वीडियो में कहीं डाला है, और आज फिर रिवीजन भी दे रहा हूँ। आई थिंक अब तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा एकदम, है ना। अब मिरर का फॉर्मूला दिया था अपन ने, 1/u + 1/v 1/f, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। यस, चलो इसको कवर करेंगे ना रेड कलर से, अच्छी जानकारी है ये। हाँ, जब मैं सम्स के वीडियो डालूंगा तो ये सारे फॉर्मूले ही आपके हाथ में होने चाहिए। हाँ, फिर मिरर में मैग्निफिकेशन भी देखा था अपन ने, -v/u, या फिर इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। h'/h लिखा होगा बुक में पढ़ाते वक्त। हाँ, अभी hi/ho लिखा, क्या फ़र्क पड़ना है। फिर इन दोनों को मर्ज करके इन दोनों में से मैग्निफिकेशन के 2 और फॉर्मूले बनाए थे अपन ने, है ना। एक बनाया था f/f-u और दूसरा बनाया था f-v/v। यस, तो ये भी आपको याद ही होगा, याद रखना भी भाई, सम्स में बहुत काम आने वाला है। हाँ देख ले। यस ठीक है, चल दोस्त, तो मिरर में इतना था बेसिक नॉलेज, और तो कुछ नहीं, मिरर खत्म। अब रिफ्रैक्शन में ज़्यादा और मेहनत थी अपनी, तो चलो अब रिफ्रैक्शन पे आते हैं। आ जाओ, इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। हाँ,
रिफ्रैक्शन अच्छा लंबा टॉपिक चला है, लेंस तक ले जाओ ना, वो सारा रिफ्रैक्शन ही है। लेंस में से भी तो किरणें मुड़ती है ना, रेज बेंड होती है, तो उसको भी रिफ्रैक्शन ही बोलेंगे ना अपन, है ना। ठीक है, चलो तो अब टाइटल लगाते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में बहुत डिस्कशन है भैया, बहुत लंबा चौड़ा जाएंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन? रे का बेंड हो जाना, किरणों का मुड़ जाना इज रिफ्रैक्शन। कब मुड़ते हैं? जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं, तब दोनों मीडियम को जो सेपरेटिंग सरफेस होता है उस सरफेस पे लोग मुड़ते हैं, बेंड होते हैं। कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होते हैं। कब कैसे होते हैं चल दिखाता हूँ, देख। जैसे ये रहा, ऊपर मान ले हवा है और इधर नीचे पानी है, ऐसा पानी ड्रॉ कर रहे हैं भैया, हो गया। चलो अब जैसे किरणें यहाँ पर है, ये समझ लो आपका रेयर मीडियम है और ये जो है डेंस है कंपैरेटिव टू दैट, है ना। ठीक है, अब मान लो आपकी किरणें रेयर में से डेंस में आ रही है, यूं यहाँ से आई, तो यहाँ पे पहले तो सरफेस का नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हाँ बनाया। अब यहाँ से इसको जाना था सीधा, इन किरणों को जाना था सीधा, इन किरणों को जाना था ऐसे सीधा, लेकिन बेंड होगी क्योंकि ये और ये मीडियम अलग है, तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस तो ये रही, तो इस सरफेस पे इनको बेंड होना है, तो बेंड होके इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। हाँ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाला भी केस है, लेकिन रुक तो सही भाई, धीरज तो रख। हाँ, ये है आपका इंसिडेंट एंगल, ये है रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर। चलो अब मान लो उल्टा होता कि किरणें डेंस से रेयर में जाती, तो हाँ तो मज़ा आता सर। तो रुक दे रहा हूँ ना मज़ा, रुक तो सही भाई। ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। अब किरणें डेंस से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना था ऐसे, लेकिन जाएगी थोड़ी दूर, यस, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हो गया ना सीन। इसमें ये इंसिडेंट एंगल, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल। अब दोनों केस को गौर से देखो, इसमें इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन एंगल, इसमें इंसिडेंट एंगल इज लेस देन रिफ्रैक्शन एंगल, है कि नहीं। बढ़िया कॉन्सेप्ट है भैया। अच्छा, रिफ्रैक्शन में अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी एंट्री होता है ना, एंट्री कराऊं यहीं पे, चला जा देख। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता हूं, देख भाई। ये रहा जैसे n इज इक्वल्स टू c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उन दोनों का रेशियो इज एब्सोल्यूट इंडेक्स बोलते हैं इसको। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट इंडेक्स है ना। अब दोस्त ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, n2 अपॉन n1, तो यहाँ पे हो जाएगा v1 अपॉन v2। ठीक है दोस्त, अब इसको स्नेल के लॉ से कनेक्ट करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या था? स्नेल का लॉ, n1 साइन थीटा 1, n2 साइन थीटा 2, है कि नहीं। ये थीटा 1 मतलब इंसिडेंट एंगल, थीटा 2 मतलब रिफ्रैक्शन एंगल। हाँ, इसको नीचे डालो, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, तो n2 अपॉन n1 हो गया। अब इसकी जगह अपन v1 अपॉन v2 भी ले सकते हैं ना, तो देख स्नेल का लॉ भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया, है कि नहीं। आ रहा है ना मजा। हाँ, अब इसमें एक और कलाकारी थी, बताता हूँ देख। जैसे ये अपना, रुको भाई बैठने दो आराम से। हाँ, ये है अपना n2 1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n2 अपॉन n1 लिखते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जैसे मान ले यहाँ पे है n4 1, तो देख दोस्त, n4 यहाँ पे रख और n1 इधर नीचे रख। अब यहाँ पे मैं n3 डालूँ तो इधर भी डाल सकता हूँ ना, फिर यहाँ पे n2 डाल दूँ तो इधर भी डाल सकता हूँ ना। अब देखिए सब क्या हो गया, ये हो गया n4 3, ये हो गया n3 2 और ये हो गया n2 1।
बोल क्या बोलता है दोस्त, आया ना मज़ा। अरे यार सोहम सर है बे। ये है रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन आपके लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब रिफ्रैक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेटरल शिफ्ट क्या है भैया? लेटरल शिफ्ट सब कुछ पढ़े हो, बस जानने में और दिलचस्पी है क्या? किस बना बनाया तैयार मिल रहा है ना। एक्चुअली वन शॉट रिवीजन क्या होता है पता है? आपका खुद का होता है। ये वीडियो ज़्यादा देखने का नहीं, रिवीजन का खुद का नोट्स होता है। जो बच्चा पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो ना, तो वो क्या करता है, फ्रॉम द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर बुक लेके बैठता है और अपना मार्कर पेन लेके बैठता है, हाईलाइटर, और हाईलाइट करता जाता है एक एक चीज़ें, ओवरव्यू करता है, खुद का नोट्स बनाता है। वो खुद का वन शॉट रिवीजन बनाते हैं बच्चे। मैं पढ़ा रहा हूँ ये गलत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मज़ा आता है कि मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको खुद को करनी चाहिए, तब जाके आपके दिमाग में ज़्यादा पक्का होगा, है ना। ठीक है, देख ले वीडियो, आज तो कोई बात नहीं, वीडियो छोड़ के मत जावे लेकिन खुद को करना चाहिए, ये ट्रूथ है। एज ए टीचर प्रोफेशनली हमको बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन वो सारे काम मैं ही करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, उससे आप कमज़ोर होता है। कुछ काम आपको खुद को करने चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। लेटरल शिफ्ट देख भाई, लेटरल शिफ्ट मतलब किसी लाइट रे को यूँ सीधा जाना था, ठीक है, अब बीच में आपने रख दिया कुछ कांच का पेटी जैसे, देखिए रहा, रख दिया, तो ये किरण अब बेचारा सीधा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दो जगह इसको मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे मुड़ेगा यूँ, फिर यहाँ पे वापस मुड़ेगा यूँ, तो जाएगा उसी पाथ पे जिस पाथ पे जाना था, डायरेक्शन वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा यहाँ से यूँ शिफ्ट हो गया है, समझा? है वही डायरेक्शन, हाँ, सिर्फ शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्टिंग को अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, इस शिफ्टिंग को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। हाँ, और यहाँ पे जो अपना एंगल होता है इंसिडेंट एंगल I1, और ये जो होता है R1। अब ये डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैंने दिया था आपको, ये देखो, x = t, t मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, साइन I1 - R1 अपॉन कॉस R1, दिया ना पूरा ये, ठीक है। लेकिन दोस्त जब आपका इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा हो, व्हेन I इज वेरी स्मॉल, तब ये फॉर्मूले का पैटर्न बदल जाता है, हाँ, और भी इजी फॉर्म में आ जाता है। क्यों? ये साइन निकल जाएगा और इस कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो x = t I1 - R1, और एंगल बहुत स्मॉल होगा, तो ये तो पूरा कॉस वाला टर्म तो 1 हो जाता है। हाँ, अब इसको और भी इजी कर सकते हैं। कैसे? इसमें से I1 कॉमन ले लो, तो 1 - R1 अपॉन I1। अरे हाँ, फिर इसमें स्नेल भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और भी कलाकारी कर सकते हो, N2 अपॉन N1 वाली कर लेना खुद। हाँ, अब आराम से सोच कि N2 अपॉन N1 डालना है या N1 अपॉन N2 डालना है, लगा दिमाग और देख। ठीक है, चलो लेटरल हो गया। अब इसके अंदर एक रिफ्रैक्शन में तो बहुत टॉपिक है यार, रिफ्रैक्शन में ये भी एक पॉइंट है, ले रियल डेप्थ याद आ रहा है ना, हाँ, वर्सेस वर्चुअल डेप्थ। कैमरामैन बाहर नहीं जाऊंगा ना स्क्रीन से, वैसे तो कैमरा भी यहाँ पर ले लो, तो इधर और भी स्पेस मिलेगा लिखने को। ठीक है, चलो, रियल डेप्थ और वर्चुअल डेप्थ क्या सीन है भाई? पानी का टंकी होता है ना भरा हुआ, उसके तलिए पे, बॉटम पे, मान ले कोई कॉइन पड़ा है, रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, वो कॉइन जहां पड़ा है ना, वहां से थोड़ा ऊपर दिखता है हमको। हाँ, उसका एक्चुअल डेप्थ तो ज़्यादा है, लेकिन हमको थोड़ा ऊपर दिखता है। कॉइन डाल के कोशिश कर ले, वीडियो पोज कर, जा देख ले। अच्छा मत जा, कॉइन वापस बाहर कैसे निकलेगा टंकी में उतर के? ठीक है, एक काम कर, उस टंकी का ढक्कन खोल के उसके बॉटम को तो देख, उसका जो तलिया है ना, बॉटम सरफेस, वो भी तुझे थोड़ा ऊपर लगेगा। हाँ, तो क्यों होता है? तो उसके लिए सिखाना पड़ेगा आइडिया। देख भाई, जैसे ये पानी भरा हुआ है, समझ, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, वो चल रहा है गाना आजकल हर कहीं यार, सुनो वहीं गाने यही बजते रहते हैं, पता नहीं क्या बजाते बच्चे। चलो ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब देखो, रुको, इस लेयर को कम कर दो। हाँ, जैसे यहाँ पे अपना कॉइन पड़ा है, ये रहा, ठीक है, अब बाहर से अपन इसको देख रहे हैं। ओके,
पहले ये तो पता है ना, बाहर रेयर मीडियम होता है हवा, और ये अंदर का मीडियम डेंस है कंपैरेटिव टू दिस। ओके, अब यहाँ से एक किरण निकला ऐसे, बहुत सारा लाइट निकल रहा है रे, हाँ निकला। अब यहाँ पे देखो सरफेस का नॉर्मल, अब ये रे कहाँ जा रहा है, डेंस टू रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा, तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगा, यूं बेंड होके इधर सीधा अपनी आंख में घुस गया। देखो ये रही अपनी आंखें, ये काली काली आंखें। हाँ, अब अपनी आंख को कहाँ दिखेगा, सीधा इसके पीछे एग्जैक्टली इधर दिखेगा, कॉइन इधर दिखेगा अपनी आंख को। यस, तो अब हुआ ना, किरणों की ड्राइंग से भी प्रूव किया ना अपन ने कि कॉइन जहाँ है वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखता है। और भैया ये जो कॉइन का एक्चुअल डेप्थ है ना, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, और ये इमेज है, तो इतने डिस्टेंस को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज, ये वाला सीन है। ओके, अब इसका उल्टा कि बाहर से देखा तो अंदर की चीजें ऊपर दिख रही है, लेकिन क्या पानी के अंदर जाए और बाहर की चीजों को देखे तो यही होगा, यही होगा। अरे अंदर जाके कौन देखेगा, तो अंदर मछली होती है ना, फिश तो बेचारी देखती है ना बाहर की चीजों को, उसको भी तो मजा आता है ना, मेरी बाहर क्या क्या दुनिया है। तो फिश को कैसा दिखता होगा, तो देखो जैसे बाहर कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा, अब इसमें से रेज निकले, जैसे कॉइन में से निकल के आंख में गिरे थे, जैसे इसमें से रेज निकला यूं बहुत सारा। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस है, ये रहा। अब देख इस बार रेयर से डेंस में आ रहा है, तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगा ना, तो बेंड होके सीधा यूं आ जाएगा, यूं इधर आया। अब मछली का आंख होता है इधर, ये रहा मछली का आंख, और ये रहा पूरा मछली। सर आप पहले मछली काहे नहीं बनाते, नहीं बनाता, लोचा हो जाता है। पहले मछली बनाओ ना, तो जहाँ मछली है ना उससे कहीं और जगह पे रे आता है, ड्राइंग में हाथ स्लिप हो जाता है, इसलिए पहले रे बनाने का, फिर मछली को उधर फिट कर देने का, तो समझ में आएगा। ठीक है चलो, ओके। अब इस मछली को तो यहाँ दिखेगा, इसके बैक इधर दिखेगा, तो देख मछली के साथ भी वही हुआ, इसको भी ऑब्जेक्ट अलग जगह ही दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर दिख रहा है, इसमें भी थोड़ा ऊपर दिख रहा था, इसमें भी थोड़ा ऊपर दिख रहा है। हाँ, अब इस केस में देखो दोस्तों, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज, दोनों में फर्क दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा था, हाइट ऑफ इमेज कम था। इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, है ना, सिंपल सा सीन है। अब दोनों के लिए एक कॉमन फॉर्मूला देता हूँ, देख जैसे ये वाले सिचुएशन के लिए HI/HO और इस वाली सिचुएशन के लिए HI/HO। देखो यहाँ पे लेना है N/N, N/N। अब ये N/N क्या है, ये ऊपर वाला जो N है वो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है उस मीडियम का है। तो इस बार देख तेरा ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है ना हवा में, तो रेयर मीडियम के लिए है, हाँ, और ये डेंस। और इस घटना में ऑब्जर्वर कहाँ, ये है ना देखने वाला, ये है, ये देख रहा है चीज़ों को, तो डेंस मीडियम में, तो डेंस अपॉन रेयर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, तो कवर कर लो, कहाँ जल्दीबाजी है। ठीक है, बढ़िया लगा ना कि नहीं लगा। अब क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा भी पूछते कितना शिफ्ट हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना होता है, इसी को हम अपना शिफ्ट बोलते हैं ना कि इतना शिफ्ट हुआ सर, हाँ, इसमें इतना शिफ्ट हुआ, तो HO माइनस HI इज एक्चुअली शिफ्टिंग, इसमें HI माइनस HO इज योर शिफ्टिंग, है ना। पूरा टॉपिक खोल के रख दिया रे फिर से। तो अब एक सन वाला भी दिखा देता हूँ, इधर ही आ जाओ, इधर कैमरा हो रहा है नीचे, थोड़ा करो सेट। देखो सन के बारे में भी अपन ने पढ़ा था कि सन जब राइज होता है तो उससे 1.5-2 मिनट पहले हमको दिख जाता है, हालांकि वो सन नहीं होता है, सन की वर्चुअल इमेज बनती है हमारी आंखों की, अगर हमको लगता है कि सन आ गया। और सन जब सेट हो जाता है ना, डूब जाता है ना, उसके बाद भी थोड़ी देर हमको दिखता रहता है, वो भी सन का वर्चुअल इमेज होता है। कैसे, देखो ये रहा जैसे अर्थ है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं। अब सन का राइज होना या डूब जाना, इस फिनोमिनन को एक्चुअली बोलते हैं क्रॉसिंग द हॉरिजॉन। हॉरिजॉन को क्रॉस कर रहा है सन। हॉरिजॉन मतलब अपनी आंख के सामने जो लाइन बनती है ना, ये इसको हॉरिजॉन बोलते हैं, ये रहा,
हाँ, दो आंखें भी, हाँ। अब सन यहाँ होता है लेकिन हमको दिखता है यहाँ पे है, हालांकि रियल पोजीशन ये रहा सन का, ये वर्चुअल है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये जो सन और हमारे बीच में जो ये एटमॉस्फेयर है ना, उसका नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं पतला, कहीं मोटा, कहीं रेयर, कहीं डेंस, उसकी वजह से सन में से निकले हुए रेज यूं बैंड होते 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 इधर आते हैं, तो हमको सीधा यहाँ पे दिखता है। जैसे इसमें ये रे गया, बैंड होके इधर मुड़ा, तो अपने को यहाँ पे दिखा। सेम सिचुएशन ये है ना। ओके, अब ये फर्क कितना होता है ये वर्चुअल? तो ये वर्चुअल अपरेंट है ना 0.5 डिग्री का होता है। तो टाइम कितना लगेगा? तो कॉमन सेंस है 180 डिग्री के लिए उसको 12 घंटे लगते हैं, मतलब 12 × 6 मिनट। पूरा घूमने में 360 डिग्री में 24 घंटे लगते हैं ना, पूरी दुनिया को पता है। हाँ, तो इधर 12 घंटा लगा 180 डिग्री में, तो 0.5 डिग्री पे कितना? तो इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ। 2 मिनट अप्रोक्सीमेट आंसर आता है कि 2 मिनट सन हमको जल्दी दिखता है और 2 मिनट डूब जाने के बाद भी दिखता रहता है। एक्चुअली वो होता कुछ नहीं, वहाँ वर्चुअल इमेज होता है। तो सन वाला भी मामला समझ में आया आपको। अब इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है। चलो 1 2 एंड ओके बच्चा लोग, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोला है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? भाई देख, नॉर्मली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 100% रिजल्ट नहीं मिलता है इंटेंसिटी का। कैसे नहीं मिलता है? जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे रे आया, टकरा के वापस गया, तो ये 100% नहीं होता है। थोड़ा बहुत ये रिफ्रैक्ट भी होता है, इधर उधर एब्जॉर्ब भी होता है, ये पूरा लाइट वापस नहीं मिलता है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है। हाँ, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 100% रेज वापस अंदर आ जाता है पूरा का पूरा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे देख, जैसे ये ग्लास का पेटी है, अरे कांच बोल दे देसी भाषा में। हाँ, यहाँ पे सपोज लाइट का सोर्स है, समझना, इसमें से रेज निकालते अपन स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला रे निकला इधर यूं, ये तो सीधा गया ना, तो बेंड नहीं होगा, सीधा निकल लेगा बाहर, ठीक है। अब दूसरा कोई रे सोच, सपोज ये इधर जाने वाले रे का क्या होगा, तो देखते अपन, ये नॉर्मल टू द सरफेस आ गया। अब देख, ये कांच है और ये हवा है, मतलब ये डेंस है और ये रेयर है, तो डेंस से रेयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए, तो इसका ड्राइंग ऐसे बनेगा, ठीक है। और हम जानते हैं इस केस में ये एंगल छोटा होता है इससे, है ना। यहाँ पे दिस इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्शन एंगल से कम होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक काम करूँ, इसको थोड़ा और बड़ा करूँ इस एंगल को, तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए ये एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो रे और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। मान लो इधर आप बड़ा करते गए और ये बेंड होते होते लास्ट तक ऐसे हो गया, देखो ये इधर देखो, बेंड हो गया एकदम सरफेस पे, ग्रेजिंग टू द सरफेस इधर आ गया, है ना। उस वक्त आपका ये जो इंसिडेंट एंगल है, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल एंगल। ऐसा एंगल कि जिससे आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस पे पैरेलल हो जाए। हाँ, उस वक्त यहाँ पे क्या बन जाएगा, 92 डिग्री एंगल। ओके, अब दोस्त आगे इसके पास कोई स्कोप नहीं है। मान ले यहाँ से थोड़ा भी एंगल बढ़ गया ना, इतना सा भी, ये पूरा का पूरा रे अब अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो देख बेचारा रे है ना, बेंड होते होते पहले ऐसे था, समझ, पहले ऐसे था, फिर यूँ यहाँ पे तूने एंगल बढ़ाया तो ये और मुड़ा, फिर इस एंगल को बढ़ाने पे और मुड़ा होगा, इसको बढ़ाने पे और मुड़ा, मुड़ते मुड़ते सरफेस के पैरेलल आ गया है। अब तू यहाँ पे एंगल थोड़ा भी बढ़ाया ना, तो ये बेचारा टिक नहीं पाएगा, इसको सीधा अंदर आना पड़ेगा। हाँ, तो चल देख नेक्स्ट सीन, वो पूरा का पूरा अंदर आएगा ऐसे, 100% अंदर। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा अंदर आ जाना। अब ये जो एंगल होता है ना, यहाँ बड़ा लोचा होता है, ये क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो भी ये काम हो जाएगा, समझ। तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मान ले क्रिटिकल एंगल जितना भी है तो तू इक्वल टू ये ले सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे क्रिटिकल एंगल तेरा 45 डिग्री है, तो ये 45.1 डिग्री भी हुआ ना तो भी पूरा अंदर आ जाएगा। हाँ, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल लगाया था अपन ने,
कैसे? स्नेल में होता है ना n1 sin θ1 n2 sin θ2। n1 मतलब रे पहले इस मीडियम में है तो ये डेंस है और ये एंगल बन रहा है साइन सी। फिर रे इधर गया तो ये हवा है और ये एंगल π/2 है तो वो भी 1, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में से ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब दोस्त यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है ये क्रिटिकल एंगल। क्या चीज़ है ये? क्रिटिकल एंगल मटेरियल को डिसाइड करता है कि ये मटेरियल रेज को अंदर लाएगा वापस या बाहर भेजेगा, ऐसे अंदर लाएगा या ऐसे बाहर भेजेगा। जैसे ये मटेरियल है, समझ, मैं बोल दूं कि भाई इसका क्रिटिकल एंगल है ना 10 डिग्री है, मतलब 10 डिग्री पे एंगल आया ना, रे आया ना, तो उसको अंदर ही आना है। 10.1 डिग्री भी हुआ तो वो अंदर ही आना है। और 10 डिग्री इज़ अ वेरी नॉर्मल एंगल। हम थोड़ा भी रे डालेंगे तो वो 20-30 डिग्री तो ऐसे ही बनाएगा यार, हाँ, तो उसको अंदर ही आना है। तो क्रिटिकल एंगल जितना कम होगा ना मटेरियल का, उतना रिफ्लेक्शन अंदर होने का चांसेस बढ़ जाता है। हाँ, और क्रिटिकल एंगल कम होने के लिए इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, उस मटेरियल का इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, तो क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। जैसे चल अपन इसके एग्जांपल है 2-3, डायमंड को देखते हैं। देखो डायमंड का क्या होता है? डायमंड का जो मेकिंग होता है ना, वो और उसका मटेरियल दोनों रिस्पॉन्सिबल है कि डायमंड हमको इतना ग्लोइंग दिखता है। डायमंड को जो फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, तो ऐसे उसके सरफेस पे ऐसे कट्स लगाए जाते हैं। उन कट्स की वजह से देख, पहले तो बता दूं, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल है ना 24.42 डिग्री समथिंग है। एग्जैक्टली मैंने बोर्ड में पढ़ाया था। फिर इसका इंडेक्स जो है ना वो 2.42 समथिंग है। यस, तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। अरे ढक्कन गिर गया इसका, रुको। डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा है, तो डायमंड के अंदर एक बार रेज आ गए ना ऐसे, तो वो रे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्रिटिकल एंगल छोटा होने की वजह से वो रे अंदर ही अंदर रह जाते हैं। हाँ, जैसे कोई रे आया इधर अंदर घुस गया एक बार, तो अब यहाँ से वो वापस टकरा के अंदर ही रहेगा, ऐसे अंदर ही अंदर उसको घूमना है। इसलिए डायमंड ज़्यादा शाइनिंग दिखता है अपने को, है ना। हाँ चल, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। दूसरा, अपन इस फिनोमिनन को प्रिज्म के साथ जोड़े, कनेक्ट करें। चल, प्रिज्म से पहले तुझे मिराज पढ़ा देता हूँ। हाँ, मिराज क्या घटना है भाई? तो हम जब हॉट समर सीजन होता है तब जैसे रोड पे निकले और हाईवे रोड है, क्लीन रोड एकदम, तो गाड़ी में ना हमको ऐसा लगता है कि दूर कहीं रोड पे पानी भरा हुआ है। लेकिन जब अपना गाड़ी वहाँ पहुँचता है ना, तो कुछ पानी वानी नहीं होता। हमको लगता है हमको इल्यूजन हुआ है। इल्यूजन नहीं, तेरी आंखों के सामने वर्चुअल इमेज बना था। ऊपर जो स्काई, पेड़ पौधे वगैरह, उनका वर्चुअल इमेज बना था। कैसे? देखो, जैसे ये रहा रोड आपका, ये रहा आपका ट्री, ठीक है। अब होता क्या है हॉट समर में, ये जो सरफेस होता है ना, जमीन, ग्राउंड का नज़दीक का जो रीजन है, वहाँ का हवा पतला होता है। एयर इज़ वेरी थीन, वेरी रेयर। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे ना, एयर डेंस होता जाता है, डेंस होता है। तो अब जैसे ये पेड़ में से निकला हुआ रे है, ये ऊपर से नीचे आना है, तो डेंस से रेयर में आ रहा है, क्योंकि नीचे हवा पतला है, ऊपर गाढ़ा है, डेंस है। तो ऊपर से नीचे आना है मतलब डेंस से रेयर में आना है। तो डेंस से रेयर में आना है तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगा यूँ, फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल घुस गया आँख में, आँख को यहाँ दिखेगा, है ना। ये सब तो सब 10वीं क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया तेरा मिराज। अब इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिज्म के थ्रू हम और भी अच्छे से जान सकते हैं, क्रिटिकल एंगल और इन सबको। प्रिज्म में भी अच्छी अच्छी कलाकारी है रे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। प्रिज्म तो जोरदार चीज़ है भाई। ये थोड़ा सेल्फ शूट हो रहा है, तो आई नीड टू सी फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। कैसा दिख रहा है मुझे देखना पड़ेगा। रुको बच्चा लोग, प्रॉपर दिख तो रहा है भैया, रुको थोड़ा कैमरा सेट कर दो। हाँ, लिखते लिखते बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है थोड़ा अपने को। बढ़िया आ रहा है, चलो। अब देखो प्रिज्म का करामात क्या है, प्रिज्म का क्या मैजिक है। तो देख भाई, प्रिज्म में 2-3 सिचुएशंस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने मिरर में पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, या वर्चुअल बन रहा है और इरेक्टेड सीधा बन रहा है।
उल्टा या सीधा, दो टाइप का इसका इमेज बनेगा। लेकिन आपने कभी ये देखा कि इसका इमेज 90 डिग्री पे बेंड होगा? नहीं ना। तो चलिए प्रिज्म से पॉसिबल है, चलो समझते हैं। देखो प्रिज्म किसका बना होता है? ग्लास का, ठीक है। अब ग्लास मान लो फ्लिंट डेंस ग्लास है, डेंस ग्लास है, तो उसका इंडेक्स 1.62 होगा। या क्राउन ग्लास है तो उसका इंडेक्स 1.52 होगा। अब ये साइन सी इज इक्वल टू 1/n, फॉर्मूले में n की वैल्यू रखो तो इसका क्रिटिकल एंगल समथिंग आपको मिलेगा 41 कुछ डिग्री, और इसका क्रिटिकल एंगल आपको मिलेगा 37 पॉइंट समथिंग डिग्री, है ना। तो प्रिज्म चाहे तो इस कांच का ले चाहे इस कांच का ले, उसका क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री से ज़्यादा नहीं है। मतलब कोई भी रे 41 डिग्री से ज़्यादा पे आया तो अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ बताऊँ, देख ये रहा एक सीन, जैसे ये रहा राइट एंगल प्रिज्म, समझ। इस प्रिज्म में यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 45, यहाँ पे भी 45, समझ। अब मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ, कैमरामैन दिख रहा है ना यहाँ पे? अब नए नए हो तो मुझे सेल्फ शूट पे पूरा रिस्क लग रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ ओके, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो जादू क्या होता है इसमें, ये ऑब्जेक्ट में से जैसे यहाँ से रे निकला इधर आया, तो इस सरफेस पे तो कुछ होना नहीं है, क्यों? परपेंडिकुलर आ रहा है तो सीधा घुस गया अंदर। लेकिन यहाँ पे आते ही बेंडिंग होगा, क्यों? क्योंकि ये इसका सरफेस का नॉर्मल इधर है ना। अब देखो ये डेंस है और ये रेयर है कि नहीं? तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल वाला सीन भी बन सकता है और वापस अंदर आने का सीन भी हो सकता है। देखना पड़ेगा एंगल कितना है, क्योंकि ये ग्लास होगा तो इसका एंगल 41 से ज़्यादा हुआ तो ये रे अंदर आएगा। तो देखते हैं कितना एंगल बनता है। देखो ये 45, 90, ये 45, अरे वाह, और ये नॉर्मल है तो ये भी 45, तो इसको तो अंदर ही आना है। 41 से ज़्यादा है ना ये एंगल, तो इसको तो अंदर ही आना है। अब अंदर कितने एंगल पे आएगा? क्या ऐसे आएगा, क्या ऐसे जाएगा, या ऐसे? तो देख भाई, जितने एंगल पे इंसिडेंट होता है ना उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होना पड़ता है। हाँ, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी तेरा 45 सेट करना है, तो इसको सीधा ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा 45। अब ये यहाँ से बेंड नहीं होगा, निकल गया क्योंकि परपेंडिकुलर आया, ठीक है। ये बी वाले का इमेज था, ठीक है। अब सेम फिनोमिनन फॉर द रेज इमर्जिंग फ्रॉम ए, यहाँ से यूं आ जाएंगी डायरेक्ट, यही फिनोमिनन फिर होगा। तो ये बन गया ना तेरा इमेज पूरा आड़ा, देख 90 डिग्री पे हो गया ना, 90 डिग्री पे रोटेट, यस। तो ऐसे प्रिज्म के बहुत मैजिक बताए थे मैंने, एक और बताता हूँ। देख जैसे प्रिज्म को अपन यूँ रखते हैं ऐसे, छोटा सा ड्राइंग है, ज़्यादा बड़ा नहीं बताऊँगा, ये 1 शॉट रिवीजन चल रहा है भैया। यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट मान लो ए और बी, तो एक रे निकला, यहाँ पे आके बेंडिंग होगा ऐसे, फिर यहाँ पे आके फिर बेंडिंग होगा। ये सेम फिनोमिनन यहाँ पे होता है, 2 बार होता है ना। फिर बी में से जो रे निकला ये आ गया ए और बी, चल बन गया इमेज, पूरा 180 डिग्री पे घूम गया। देख रियल इमेज है और 180 डिग्री पे घुमा है, रियल इमेज 180 डिग्री पे घुमा है। हाँ, फिर एक और सीन था प्रिज्म में, वो नहीं बताऊंगा यार, अब ऐसा करके कुछ है ना, कर लेना खुद, बहुत यार फिर थकान लग जाती है छोटी छोटी बातें। तो प्रिज्म का मैजिक भी देखा, मिराज भी देखा अपन ने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखा। अब स्फेरिकल सरफेस की बारी है, लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 1, 2 एंड 3। हो गया ना आपका स्क्रीनशॉट। अब स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन भी मिटा दिया भैया, रिफ्रैक्शन ही चल रहा है, लेकिन उसमें अब टॉपिक है स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन। चलो स्फेरिकल सरफेस पे रे आता है, बेंड होता है, कहीं ना कहीं इमेज बनाता है ना। उधर कुछ स्पेसिफाइड फॉर्मूला है, बिल्कुल है, हमने प्रूव किया टेक्स्ट बुक में, देख याद करवाता हूँ। ये रहा स्फेरिकल सरफेस, समझ ले कांच है पूरा का पूरा, अपने को इस सरफेस से मतलब है ना। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रे निकला, ये नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ किया हमने, रुक। अच्छा, ये जो नॉर्मल होता है सरफेस का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा ना, हाँ वेरी गुड। अब ये रे बेंड हो के इधर आया, बन गया इमेज, तो ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस, है कि नहीं। ये बाहर हो गया n1, अंदर हो गया n2। तो फॉर्मूला याद है क्या? -n1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस
प्लस n2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, n2 माइनस n1 अपॉन r। धांसू फार्मूला है, धांसू। कवर करो इसको, भाग नहीं जाना चाहिए हाथों में से। हाँ ठीक है, हो गया। अब इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है साहब। दिक्कत तब होती है जब रे यहां से बाहर निकले, उसके लिए भी अपने पास धांसू आइडिया देख। जैसे ये वाला स्फेरिकल सरफेस हो गया, समझ। अब रे यहां से, जैसे ऑब्जेक्ट इधर है तेरा, इस बार समझ, रे यहां से यूं बाहर निकला, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समझ ले u डैश है, इमेज डिस्टेंस v डैश है। तो क्या करना है साहब, सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला फिर से लेना है। लेकिन तेरी जो n1 n2 को लेके प्रायोरिटीज है ना, वो चेंज हो रही है बिल्कुल। रे बेंड होने से जस्ट पहले जहां था दैट इज योर n1, और बेंड होने के जस्ट बाद जहां है दैट इज योर n2। इस सीन में क्या है, रे यहां से निकला, बेंड होके यहां गया, रुकिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तेरा इमेज डिस्टेंस और ये तेरा r। जो मामला, जो पेज फंसता है यहीं पे फंसता है। तो समझ भाई, जस्ट बेंड होने से पहले इस मीडियम में था, तो इसको तुझे इस बार n1 समझना है। मतलब ये पूरा कांच तेरा इस सिचुएशन के लिए n1 है, तो इसको उठा यहाँ से, ये तेरा n1 का काम कर रहा है। फिर बेंड होने के जस्ट बाद बाहर निकला, तो ये तेरा फिर से हवा आ गया ना, जो यहाँ पे था वही मटेरियल यहाँ पे है, तो दैट विल बी योर n2। यस, और यहाँ पे भी उल्टा कर, n1 माइनस n2। बोल दोस्त क्या बोलता है, सेम फॉर्मूला है ना, सिर्फ n1 n2 का फर्क है। हाँ, तो ये चीज़ लेकिन बच्चों को परेशान करती है, इसलिए मैंने वन शॉट रिवीजन में डाल दी। मुझे पता है क्लासरूम में जब लेक्चर्स लेते हैं ना, तो बच्चों को कहाँ कहाँ डाउट होते हैं, उसका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। ये हो गया स्फेरिकल सरफेस। अब इन सबको लड़ा के हमने लेंस में बहुत ज़्यादा फॉर्मूले लिए थे, तो उसके लिए बैठना पड़ेगा। तो कैमरामैन, माना कि आप नए नए हो, लेकिन थोड़ा कैमरा बेंड करो, इधर तक दिखना चाहिए, ज़्यादा झुकाना नहीं, इससे नीचे का नहीं दिखना है। हाँ ओके, चलो अब लेंस पे बात करते हैं। तो लेंस में भैया क्या फॉर्मूला है, क्या सिचुएशन है, देखो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, है ना। फिर इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, फिर इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव, है ना, सब समझाया था। ठीक है दोस्त, अब अपन सीधा फॉर्मूले पे फोकस करना है ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑब्जेक्ट, मान लो बन गया इमेज, यहाँ पे हो गया। बस फास्ट रिवीजन में ऐसा ही होता है, बन गया इमेज। अब सुनो, इसका फॉर्मूला है बिल्कुल है गाउसियन फॉर्मूला, 1/u, 1/v एंड 1/f। अरे सर ये तो मिरर जैसा ही है, रुक जा, अब ये मिरर का फॉर्मूला है, रुक जा। अब ये लेंस का फॉर्मूला है ना, तो फिर सिर्फ माइनस का ही पंगा है और कोई फर्क नहीं है। इसको हम गाउस फॉर्मूला बोल सकते हैं फॉर मिरर, गाउस फॉर लेंस। यस, अब लेंस मेकर फॉर्मूला भी है अपने पास, ये रहा 1/f n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया लेंस मेकर्स। बस फॉर्मूला याद रख, सम्स आएंगे तो मजे मजे हो जाएंगे तेरे को। इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स। कैसे आया साहब, ये वन शॉट रिवीजन है, कैसे आया उसके लिए बोर्ड में वीडियोस दिए। हाँ, अब इन दोनों को इसके इक्वल में आप ये भी रख सकते हो, -1/u प्लस 1/v n2 माइनस n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया आपका थीन लेंस फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको, थीन लेंस फार्मूला, थीन लेंस फार्मूला। बोलो दोस्तों, आया कि नहीं आया मजा, है ना। अब यहां पे लेंस का मैग्निफिकेशन, रुको कैमरा में खुद सेट कर रहा हूं, कैमरा में नए नए हैं, इधर उधर ज़्यादा कैमरा हिलाओ नहीं, रुको बस, बहुत हो गया इतना। हाँ, अब यहाँ से हिलना नहीं कैमरा, ठीक है। चलो, थीन लेंस फॉर्मूला हो गया। अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ये रहा भैया, प्लस v/u। मिरर में यही था,
मिरर में -v/u था। हाँ, फिर ये तो सबको पता है कि इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ये इसका रेशियो तो मैग्नीफिकेशन होता ही होता है। फिर इसमें भी इसको और ये गाउस फॉर्मूले को हमने मिक्स करके कुछ दो नए फॉर्मूले बनाए थे, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे मिरर में बनाए थे ना f/f-u, फिर इधर बनाया था f-v/v। हाँ, ऐसा लेंस में भी बनेगा जो मैंने करवाया है, तो आपको खुद को एक बार नोटबुक खोल के देखना है, सब कुछ अब मैं नहीं करवा सकता। ये हो गया मैग्नीफिकेशन। अब लेंस का पावर। सर तो भाग रहे, तो अब नहीं भागेंगे क्या, सब बड़ी बड़ी बातों का डिस्कस तो हो गया। लेंस पावर ये रहा भाई 1/f। फोकल लेंथ का उल्टा रेसिप्रोकल इज पावर ऑफ लेंस। हो गया। इसका यूनिट डायोप्टर। ठीक है भैया, और कुछ? अब तो लेंस का कॉम्बिनेशन बाकी है। देखो ये रहा, कैमरामैन दिख रहा है ना यहाँ तक? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, देखो एक ये रहा लेंस, दूसरा उसको टच करवा के रखो, तीसरा भी रखो, ऐसे अप टू n लेंस रख दो। ऐसा कॉम्बिनेशन करने से है ना, लेंस का फाइनल फोकल लेंथ पे फर्क पड़ जाएगा, लेंस का फाइनल पावर पे फर्क पड़ जाएगा, लेंस का फाइनल मैग्नीफिकेशन पे फर्क पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? तो तीनों के फॉर्मूले ये रहे। देखो फाइनल फोकल लेंथ ऐसे मिलेगा 1/f, 1/f1, 1/f2 अप टू 1/fn। फिर पावर, तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 अप टू Pn। याद आया? फिर मैग्नीफिकेशन, सबका मल्टीप्लाई, मैग्नीफिकेशन फॉर मल्टीप्लाई, M फॉर M याद रहेगा आपको। मैग्नीफिकेशन में मल्टीप्लाई, पावर में प्लस, फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं, जो दिख रहा है वो लिख ले। चल यस, फ्रीक्वेंसी को भी कवर करें, करते हैं। चलो हो गया रे, इतना बढ़िया तो कभी नहीं दिखा मेरा बोर्ड। चलो आ रहा है मजा? रुको, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीन सेट करता हूँ आपके लिए। कंप्लीट स्क्रीन आ रहा है, ले ले भैया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चल दोस्त, स्क्रीनशॉट मजा आया ना? अच्छा लगा वीडियो? लगा कि सर ने मेहनत किया पूरा रिवाइज करवाने के लिए? तो कीप वॉचिंग द वीडियो। इसके बाद अब सम्स का प्रहार होगा, बहुत सारे सम्स आएंगे जिसमें इन सब फॉर्मूलों की आपको जरूरत होगी। सम्स के साथ मैं प्रैक्टिस सम्स भी डालूंगा, डोंट वरी, कीप वॉचिंग द वीडियोस। अच्छा लगा कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सबको बताओ। ठीक है, चल दोस्त, बाय।